गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। पॉलिटिकल साइंस पर हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना टॉपिक को आज हम डिटेल से जानेंगे। और आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो कि प्रस्तावना है उसकी बात करते हैं। हम देखते हैं कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो सबसे पहले बेरुबारी वाद हुआ था 1960 में, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है। परंतु 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला हुआ था उसमें कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो वर्तमान में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है तो प्रस्तावना संविधान का भाग माना गया है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की। तो अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और वो 1976 में हुआ है 42वें संशोधन द्वारा, और ये संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पहला है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, समाजवाद यानी सोशलिज्म, और तीसरा है अखंडता यानी यूनिटी। इन 3 शब्दों को जो हमारी प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है, तो वो है 2 बार। प्रस्तावना में भारत जो शब्द है उसका 2 बार उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं हम प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें हैं जो स्पष्ट होती हैं। जो इसमें पहली है संविधान का स्रोत क्या है, तो संविधान का स्रोत जनता को माना गया है। प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि भारत के लोग, भारतीय संविधान है वो उसका स्रोत जनता है और भारत में जनता ही सर्वोच्च मानी गई है। एक हमारे प्रसिद्ध विधिवेत्ता हुए हैं जिनका नाम है नानी पालखीवाला। उनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिनका नाम है वी द पीपल और वी द नेशन। ये 2 उनकी पुस्तक है। संविधान से दूसरी बात है जो स्पष्ट होती है वो है सरकार का स्वरूप क्या है। तो इसमें पहला है पंथ निरपेक्ष, यानी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है या किसी एक धर्म के प्रति ज़्यादा अनुकूल नहीं हो सकती है। सरकार को या राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना अनिवार्य है। इसका अर्थ है मतलब जो पंथ निरपेक्ष होता है इसमें राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है और राज्य कभी भी धर्म विरोधी नहीं हो सकता है। बात करते हैं कि क्या राज्य धार्मिक संस्थाओं को अनुदान दे सकता है। तो राज्य धार्मिक संस्थाओं को अनुदान तो दे सकता है, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना भी अनिवार्य है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक धर्म को ज़्यादा अनुदान दे दिया जाता है, किसी दूसरे धर्म के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसकी हानि होती है, मतलब वहाँ पे पंथ निरपेक्षता नहीं समझी जाती है। अब हम बात करते हैं कि गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है जिस देश का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता हो, अर्थात हमारे भारत में जो हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है। अर्थात हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है। भारत गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, और इस शब्द का उल्लेख केवल और केवल प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तीसरा है समाजवाद।
यानी जहाँ किसी की निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता हो, अर्थात सभी जो भी संसाधन होते हैं उन पर राज्य का अधिकार होता है और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है राज्य। 1991 में जो आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, इन आर्थिक सुधारों से निजीकरण को बढ़ावा मिला और इनके लागू होने के बाद जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द उल्लेख है वो एक तरह से अप्रासंगिक हो गया है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। हम भारत में देखते हैं कि लगभग 80 करोड़ मतदाता हैं। प्रत्येक भारतीय मतदाता केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को चुनता है। इस कारण भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं संप्रभु, अर्थात भारत अपने जो भी निर्णय, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी मामले के जो भी निर्णय हो, वो पूर्णतः स्वतंत्र होकर लेता है। इसका अर्थ है कि भारत एक संप्रभु देश है। हम बात करते हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये जो भी 5 शब्द हैं इनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले संप्रभुता, उसके बाद समाजवाद, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतांत्रिक और फिर है गणराज्य। अब हम बात करते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। संविधान, भारतीय जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है और प्रस्तावना से हमें उस उद्देश्य के बारे में क्या पता चलता है। तो सबसे पहला है न्याय। इसमें 3 तरह की न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय का उल्लेख किया गया है और इन तीनों न्याय का उल्लेख हमें नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि जब तक समाज में भेदभाव और गरीबी है तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि समाज में भेदभाव और गरीबी जब तक चरम पर रहती है तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है हमें, उसका कोई मूल नहीं होता है। और अंबेडकर को भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय का जनक भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख हमें मौलिक अधिकारों में भी देखने को मिलता है और वहाँ पे अनुच्छेद 19 में ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हम बात करें कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भी मौलिक अधिकारों में है और ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में जो समानता का उल्लेख है उसमें अवसर और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है। मौलिक अधिकारों में भी हमें अवसर की समानता की बात देखने को मिलती है, वहाँ पे अनुच्छेद 16 में ये बात उल्लेखित है और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 में अवसर की समानता की बात की गई है। संविधान के जो लागू होने की तिथि थी, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था और प्रस्तावना में 3 शब्द है उनका भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है अंगीकृत यानी अडॉप्ट, अर्थात संविधान को स्वीकार करना। दूसरा है अधिनियमित यानी इनेक्ट, इसका अर्थ है संविधान को लागू करना। और तीसरा है आत्मर्पित यानी स्वयं को संविधान सौंपना, गिव टू आवरसेल्फ। प्रस्तावना में हमें बंधुत्व शब्द का भी उल्लेख देखने को मिलता है और मूल कर्तव्य में भी बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है। एक हम केस की बात करते हैं जो SR बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य का 1994 का मामला था। इसमें कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान की आधारभूत संरचना है। पंथ निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना माना गया था SR बम्बई बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में। एक ठाकुरदास भार्गव है,
उनके द्वारा संविधान के ऊपर कुछ वक्तव्य कहे गए थे, जिसमें पहला है संविधान सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रस्तावना है, मतलब संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो प्रस्तावना ही है, और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, ये वक्तव्य किन के द्वारा कहा गया था, तो उनका नाम है ठाकुरदास भार्गव। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की जन्म कुंडली कहा गया था के.एम. मुंशी द्वारा। और जो हमारे प्रसिद्ध विधिवेत्ता है नानी पालखीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। तो प्रस्तावना पे आज की हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, ताकि जो भी हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं किसी भी क्लास के, उन सभी क्लासेज के वीडियो की लिंक और जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। थैंक यू।